आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इसके साथ मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। शेंजन का वीज़ा अप्लाई किया और अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ हो गया। जब अप्लाई करने का सोच रहे हैं और अल्लाह ना करेगा वो रिफ्यूज़ हो जाए तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे? आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। तो ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन कर लें, ठीक है, दोबारा एम्बेसी की फ़ीस पे करें, दोबारा कंसल्टेंसी फ़ीस पे करें, दोबारा अपॉइंटमेंट लेने की सर्च कोशिश करें, फिर ट्रैवल एक्सपेंस करें, क्योंकि बड़े शहरों में केस जमा होगा अगर जहाँ पर उनकी एम्बेसीज नहीं है आपको VFX जाना पड़ेगा या फिर अगर स्प्रिंग है तो BLS जाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन यही कि अगर आपका वीज़ा कभी रिफ्यूज़ हो शेंजन का या कोई भी, इसमें फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है, नॉर्वे आता है, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, मतलब बहुत कंट्रीज़ हैं, 27 टोटल कंट्रीज में होता है रिफ्यूज़, तो आप उसकी राइट ऑफ अपील रखते हैं, उसकी अपील करें। अपील का जवाब कब आएगा? कुछ कंट्रीज़ का तो स्पेसिफिक टाइम है कि आपको इतने टाइम में दे दें, कुछ कंट्रीज़ डिले कर देती हैं। जो मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ फ्रांस से रेलिवेंट। फ्रांस के वीज़ों की हमने अपील की जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह आज में अप्रूवल रिसीव्ड हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जो अपील थी वो क्लियर हो गई। हुआ किस तरह, कितना टाइम लगा, टाइम का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, लेकिन 70+ डेज़ लगे, ठीक है। लेकिन उनको फ़ायदा क्या हुआ, उनको शेंजन का स्टेट का वीज़ा ग्रांट हो गया। वीज़ा ग्रांट किस तरह हुआ? हमने उनकी राइट ऑफ अपील लिखी, उनको जिस चीज़ पॉइंट उन्होंने लगाए थे, नॉर्मली जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है आपको पता है नॉर्मली 2, 10, 13 पॉइंट्स ही होते हैं, जिसमें ये होता है, उसमें आपका सर्कमस्टेंस का होता है, उसमें ये होता है कि जब जाके वापस नहीं आएंगे या फिर इस तरह की चीज़ें उन्होंने मेंशन की होती हैं। हम लोग सिर्फ ये कहते हैं जिन्होंने पॉइंट्स लगाए होते हैं, लेकिन जो नीचे उन्होंने नोट्स बनाए होते हैं हम वो रीड नहीं करते। एटलीस्ट वो भी रीड करें, उस पर उन्होंने मैंशन किया क्या है, ठीक है। अगर आपका, अब मेरा मकसद बनाने का वीडियो का क्या है, मकसद मेरा ये है कि अगर आपको कभी शेंजन का वीज़ा रिफ्यूज हो या हो, हम लोग ये नहीं कहते कि आप अपील हमसे करवाएं, आप उसकी राइट ऑफ अपील रखते हैं, उसकी अपील करें। कुछ जगह पे आपको डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली ईमेल भी और पोस्ट भी करने पड़ते हैं, टाइम का उसका ड्यूरेशन नहीं होता। लेकिन मज़े की बात ये होती है कि जब आप फ्रेश एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि क्या आपका लास्ट 3 ईयर्स में बायोमेट्रिक हुआ था, आप वो डेट मेंशन करें। अब आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करें लेकिन आपने 1.5 साल पहले वीज़ा अप्लाई किया था नीदरलैंड का, ठीक है। अब उसमें होगा क्या, जब आप लिखेंगे यस मैंने किया था, वो अपने शेंजन स्टेट का पूरा एक से सबसे रब्ता होता है, क्योंकि आपको पता होगा जो मतलब शेंजन में गए हुए हैं स्टेट्स में उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक कंट्री फ्रांस से बेल्जियम भी आराम से जा सकते हैं विदाउट वीज़ा, उनको जस्ट पासपोर्ट में जो शेंजन स्टेट का वीज़ा शो करना पड़ता है, जा सकते हैं। इसी तरह वो अपना सारा डाटा शेयर करते हैं। तो ये कहते हैं यार इसने पहले फ्रांस का अप्लाई किया था और अब वो स्पेन का अप्लाई कर रहा है, उसका मतलब इसके बाद क्लियर है, मतलब वो देखते हैं कि इसने क्या राइट ऑफ अपील की थी, इसने अपील की थी। अगर उसने अपील की थी उसका मतलब जेन्युइन विजिटर है, उसको जस्ट एंट्री नहीं चाहिए थी। अगर उसको एंट्री चाहिए होती, उसने वीज़ा अप्लाई किया जो रिफ्यूज़ हो गया, वो इज्यू के बैठ गया, उसने इसके लिए कोशिश की, उसका पता ट्रैवल क्लियर था, वो क्यों आना चाहता, उसने अपील किया, फिर उसकी अपील भी डिनाई हो गई। अब बनाने का मकसद ये है कि अगर आपको कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हो शेंजन का तो आप उसका राइट ऑफ अपील रखते हैं, उसकी अपील कर सकते हैं। वीज़ा देना या ना देना वीज़ा ऑफिसर काम होता है, अपील अप्रूव्ड हो या ना हो इसकी हमारी कोई गारंटी नहीं होती, नहीं हम लोग डन बेस पे कोई काम करते हैं, लेकिन हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल आप राइट अपील कर रखते हैं, अपील करें। इसकी बहुत कम कंट्रीज़ की फीसेस होती हैं, दोबारा पे करनी पड़ती है। सवाल पूछते हैं इसमें जो हंगरी एम्बेसी है उसकी आपको फ़ीस दोबारा पे करनी पड़ती है, यानी एम्बेसी जो कंसिस्टेंसी फीस, सॉरी जो उसकी वीज़ा फ़ीस है उससे आपको सिंगल एंट्री उसे डबल पे करनी पड़ती है। उसको हिसाब लगा लीजिएगा, यानी 80 यूरो है तो आपको 160 यूरो पे करने पड़ेंगे हंगरी वालों को। उसके जितने भी कॉन्सुलेट्स आते हैं उसके अंडर सबको आपको पे करने पड़ेंगे। और बात दूसरी बात ये याद रखिएगा कि अगर आपको कोई एम्बेसी वीज़ा नहीं दे रही तो उसका कॉन्सुलेट आपको वीज़ा कैसे देगा, यानी कॉन्सुलेट वो होता है जो एम्बेसी के अंडर काम कर रहा होता है। हमेशा कंट्रीज चूज़ करके अप्लाई करें, कोशिश करें कि उस कंट्री में वीज़ा अप्लाई करें जिसकी एम्बेसीज पाकिस्तान में मौजूद है। कभी किसी कॉन्सुलेट में जाके वीज़ा जमा ना करवाएं, क्योंकि कंसल्टेंट्स होते हैं वो कहते हैं जी को अपॉइंटमेंट मिल रही है आप वीज़ा जमा करवा दें, लेकिन उस पर बहुत रेयर चांस होता है। अगर आपका पर्पस फॉर ट्रैवल बहुत क्लियर और बहुत जेन्युइन हो, जेन्युइन से समझिए कि आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको वीज़ा मिलने के बहुत चांसेस होंगे। अदरवाइज आपको बहुत रेयर चांस होगा कि किसी कॉन्सुलेट आपको कोई वीज़ा ग्रांट कर दे। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मेरी गुड न्यूज़ आप शेयर करना चाह रहा था कि जो हमारी फ्रांस की अपील से अप्रूव हुई हैं, मैं उसके बारे में बता दूँ। आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।